अगर हम बात करें ऋषि मुनियों की जो पहले, तो उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी? मुझे क्या पता। नहीं, एक जवाब दे दिया, ये करियर। अच्छा, आजकल हम बात करें युवा पीढ़ी की, उसको मंदिर जाना चाहिए या योग मैट करना चाहिए, उसको योगा करनी चाहिए? एशियन टाइम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जो फिजिकल एक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप मंदिर में जाके बैठेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान के लिए चाहिए आपको सबसे पहले एक जिसमें आपके बॉडी में टेंशन ना हो और फ्रीली बैठ सके। हम आजकल भगवान को भी, जितने भी लोग मान रहे हैं, किसी भी धर्म को मान रहे हैं, तो उनका मतलब है कि मैं भगवान को पूछ के कुछ ले लूँ बदले में। मगर एक्चुअली में भगवान किसी को कुछ नहीं देता। आपका भगवान आपके अंदर है। जिसके पास ऐसा कोई काम नहीं, कोई प्रेम नहीं है, वो जब मेडिटेशन की फॉर्म में बैठ रहा है तो उसको भी एक काम मिल रहा है वहाँ पर, साउंड ऑफ साइलेंस। आप कभी भी मेडिटेशन करोगे, आप कुछ मत करना, आपको 10 सेकंड में पता लग जाएगा जो आपका एंड गोल है। और जैसे बात करें कि आजकल आप 90% हम देखते हैं कि लोग पेट निकल रहा है, मोटे हो रहे हैं, उसका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण यही है कि लाइफ स्टाइल उनकी। लाइफस्टाइल जो है, आजकल स्क्रीन पर पूरा टाइम जाता है। आजकल जॉब वैसी हो गई है लोगों की। हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल। मैं इस बात को क्या कहता हूँ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके पास भले ही एक बार पैसे नहीं है तो चलेगा, अगर आपकी बॉडी फिट है तो सब कुछ है आपके पास। नहीं नहीं, ये तो नहीं है। ये नहीं कह, शरीर है, पैसा नहीं है तो क्या कर लोगे। शरीर थोड़ा सा बेकार भी हो जाएगा और पैसा पूरा है तो चल जाएगा। क्या फिटनेस में आत्मसम्मान बढ़ता है? फिटनेस आपको अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए कॉन्फिडेंस देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक। सो आज ही बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट में, मनीष शर्मा, जो कि हेल्थ कोच हैं, जो कि फाउंडर है सेम फिटनेस एकेडमी के। और सन ने इस हेल्थ के लिए पीएचडी कर रखी है। सर, आपने पीएचडी कर रखी है और ये क्या मायने रखता है? पहले तो नमस्कार, आप, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। कि मैं अच्छा हूँ। ये आपने पीएचडी कर रखी है, स्पोर्ट्स सुना है, तो जैसे हम बात करते हैं कि जिम की, शरीर को फिट रखने के लिए, तो आपके हिसाब से योग, जैसे हम बात करें पहले की, जो कि हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं फिट हुआ करते थे मेंटली और फिजिकली, तो आज के युग में ये दोनों कैसे तालमेल खाता है? अगर हम आज के युग, पहले के युग में देखें तो पहले होता था कि हम शारीरिक तंदुरुस्त होकर, फिजिकली हेल्दी होकर, फिर हम अपने योग की तरह जाते थे। ऋषि मुनियाँ कोई भी होता था, पहले सुबह एक टाइम होता था उनका कि उसमें वो मेहनत करते थे, और पहले खेती थी या जो भी था, नॉर्मली खुद हार्ड वर्क करते थे। मगर आज की सोसाइटी में क्या हो गया कि आपका जो बॉडी है, इतनी मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। आपको सुविधा बहुत सारी मिल चुकी हैं, तो जो शारीरिक हमारी शक्ति है, फिजिकल एबिलिटी है, ये योग का एक पहला हम बोल सकते हैं पहला पड़ाव है। क्योंकि अगर हमारा फिजिकली हम फिट ही नहीं होंगे, मेरी मान लो बैक में पेन है, तो मैं योग में अपने मेडिटेशन के लिए कैसे बैठूंगा? मैं कंफर्टेबली अगर किसी पोजीशन में बैठ ही नहीं सकता तो मैं कैसे तप करूंगा? मैं कैसे कोई भी योग के लिए मेडिटेशन या जो भी जाप है, जो भी है, वो मैं कैसे कर पाऊंगा? पहले हमें फिजिकली हेल्दी होना है, फिर हमें स्पिरिचुअल की तरफ जाना है। क्या जो लोग जिम में पसीना बहाते हैं, क्या वो भी एक तप है? अगर हम तप की बात करें तो सही मायने में तप है क्या, कि जब आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास ऐसी एनवायरनमेंट नहीं है, तब भी आप अपने मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आप उस चीज पे डिसिप्लिन तरीके से रहें, तप ये होता है। तपने का मतलब ये नहीं है कि आप हवन कर रहे हैं, कुछ भी। हम बोलते हैं कि किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी तो हम बोलते हैं कि उसने, अगर हम पहले की बात करें तो हम बोलते थे उसने बहुत ज्यादा तप किया है। मतलब आप अनुचित इन्वायरमेंट में भी आप अपने डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। तो जिम में भी यही होता है कि आपकी बॉडी पेन कर रही होती है, आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे होते हैं, आप हर रैप के बाद आप सोचते हैं मुझे एक रैप और करना है, तो वो भी तप ही है। तो जो शारीरिक हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से करते हैं तो वो भी आपको स्पिरिचुअल या तप की साइड ही लेके जाती है। जब शरीर अनुसादित होता है तो क्या मन में अपने 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 को शांत कैसे रखें?
जब भी अगर हम तब की योगा की फिजिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब आपका मन अनुचित होता है, ठीक है, उस पोजीशन में ही जब आप अपने सारे कार्यों को एक फ्लो में लेके जाते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, वही आपकी असली जर्नी है लाइफ की भी। अगर हम देखें कि जैसे एक पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा जी। एक पेंटिंग थी जिसमें कुछ नहीं था, बहुत सारा तूफान हो रहा था, इधर उधर पानी चल रही थी और एक आदमी उसके ऊपर खड़ा हुआ था। तो किसी ने पूछा कि अगर किसी ने इसका सही पेंटिंग का मतलब बता दिया तो मैं उसको मतलब कई करोड़ का इनाम था। तो जब पेंटिंग को देखा तो किसी ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी आंधी चल रही है, वो आदमी उसको देख रहा है। किसी ने बताया कि तूफान आ रहा है मगर वो आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मगर एक आदमी ने आंसर दिया कि इस पेंटिंग में कुछ भी नहीं है, इसमें बस ये है कि जो आदमी है उसके बाहर जीवन में भी एक ऐसा ही तूफान है, मगर वो जो आदमी है वो वहां पर बिल्कुल कामनेस से खड़ा हुआ है, उसका जो मन है वो वहां पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो वैसे ही रियल लाइफ में, रियल दुनिया में भी वैसे ही है कि बाहर आपके पूरा बवंडर मचा हुआ है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है, और आप कुछ भी कर रहे हो तो वहां पर सब कुछ होत पोस है। किसी का भी, कोई कितना भी बड़े काम पे है या छोटे काम पे है, किसी की लाइफ भी सिस्टमेटिकली प्लान नहीं है, मगर आपका हर किसी की लाइफ ऐसी है। मगर एक आदमी को अलग कैसे क्या बनाता है कि उसका जो मन है वो किसी चीज पे अपने जो भी वो कर रहा है वो फोकस्ड कितना है। तो उस पेंटिंग का मतलब ये था। तो आपकी बात का भी आंसर वही था कि जब आपका मन एक डायरेक्शन में होता है और अपने कंट्रोल में होता है, बाहर कितना ही तूफान हो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात कही आपने। आज हम बात कर रहे हैं गहरी साधना की। तो उसमें जब हम बात करते हैं, जब गहरी साधना की बात होती है तो हम सोचते हैं कि एक ध्यान में जाना। तो उस समय हमारा जो मेडिटेशन होता है, क्या वो वास्तव में काम करता है? अगर हम ध्यान से समझे कि मेडिटेशन है क्या, एक्चुअली में मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर आसन लगाकर बैठ गए और आप शांति से आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं। मेडिटेशन का अगर आप एंड गोल भी देखते हैं तो एंड गोल है साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस में भी आपको एक साउंड सुनाई दे रहा है। अगर एक्चुअली में शांति ही सब कुछ होती तो मेडिटेशन में आपको साउंड ऑफ साइलेंस नहीं सुनाई देता, इसमें भी वर्ड आ रहा है साउंड। तो आप देखें कि एक्चुअली में जब हम किसी भी काम पर फोकस कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो अगर आप उस काम पर भी फोकस कर रहे हैं तो मेडिटेशन है। जिसके पास ऐसा कोई काम नहीं, कोई फ्रेम नहीं है, वो जब मेडिटेशन की फॉर्म में बैठ रहा है तो उसको भी एक काम मिल रहा है वहां पर, साउंड ऑफ साइलेंस। आप कभी भी मेडिटेशन करोगे, आप कुछ मत करना, आपको 10 सेकंड में पता लग जाएगा जो आपका एंड गोल है। आप आराम से आंख बंद करके बैठी ना, एक बीप सुनाई देगी। हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप पहले हम हर्ट सुनते हैं जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, फिर हम किसी एक ऑर्गन पर जाते हैं, हम वहां पर फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे एक साउंड आता है। जब सब कुछ किसी चीज का साउंड नहीं होता, बस एक बीप का साउंड होता है, एक्चुअली वो आपको 10 सेकेंड में सुनाई दे सकता है। जिसका मन जितना शांत होगा उसको उतना जल्दी सुनाई देगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो थोड़ा डिले होता रहता है, क्योंकि आपके मन में हजारों थॉट्स होते हैं। वैसे ही जब एक आदमी अपना काम कर रहा होता है तो उसके मन में वो 1000 थॉट्स होते हैं, मगर वो काम सिर्फ एक पर कर रहा होता है। तो मेडिटेशन भी वही है कि आपके जो 1000 थॉट्स हैं उनमें से आप एक थॉट्स, एक साउंड पे, एक लाइन पर, एक बिंदु पर, किसी पर एक पर जा रहे हैं। तो आजकल हम जैसे देखते हैं कि बाबा ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शांति का मतलब है कि आप किसी एक पॉइंट पर, एक दायरे पर आप फोकस करें। तो हो सकता है कि आप वो अपने काम पर कर रहे हो, आप वो कुछ भी हो सकता है। साउंड पर कर रहे हो, आप किसी चीज पर भी कर रहे हैं, तो वो मेडिटेशन का पार्ट है। अच्छा, आजकल हम बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी की। उसको मंदिर जाना चाहिए या योग मैट करना चाहिए, उसको योगा करनी चाहिए? अगर हम देखें कि पुराने एशियन टाइम में जाकर देखते हैं तो वहां पर जो फिजिकल एक्टिविटी थी बहुत ज्यादा थी। जी। मगर आज की लाइफ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, तो मूवमेंट खत्म हो चुकी है। अगर आप मंदिर में जाके बैठेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान के लिए चाहिए आपको सबसे पहले एक जिसमें आपके बॉडी में टेंशन ना हो, आप फ्रीली बैठ सकें। अगर मैं आपको कहूँ आपको फ्रीली बैठना है मगर आपकी बैक में पेन है, तो आपका ध्यान भगवान में लगेगा या किसी मेडिटेशन में साइलेंस में लगेगा या बैक पेन पर लगेगा। आपका ध्यान बैक पेन में लगेगा। अगर मैं आपको ऐसे ही कहीं शोल्डर में पेन है, नीज में पेन है, तो हमारा पहला जो कार्य होता है वो होता है हमें शारीरिक फिट रहना। उसके बाद
तो वो एक इसका प्रथम पड़ाव है। जब आप शारीरिक फिट हो जाते हैं फिर आप मंदिर जो भी मंदिर से मंदिर नहीं बोल रहा मैं, कुछ भी हो सकता है वो, आप अपने घर में बैठ के भी उस आत्मा को परमात्मा से मिलन करवा सकते हैं। अगर हम आजकल हम बात करें खराब लाइफ स्टाइल की, तो इतनी हमारी खराब लाइफ स्टाइल हो गई कि हम किसी आध्यात्मिक में कनेक्ट करें, जुड़ें, तो जुड़ नहीं पाते। उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में सबसे जितने कम थॉट्स हो सके। मगर आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि आप यहाँ बैठे हैं मगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं मगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। जब आप एक साइलेंस मोड पर आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुन रहे हैं मगर आपका ध्यान कहीं और भी होगा, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में इतनी चीजें आ चुकी हैं और इतना भराव हो चुका है, क्योंकि हमें मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वहां पर भी देखना है, वहां पर भी देखना है, हमको अपनी चीज भी देखना है। पहले मतलब होता था कि अपना लाइफस्टाइल जीना है, खाना है, पीना है और अपनी शांति से रहना है। मगर आजकल है कि खाने पीने पे तो बात खत्म नहीं होती कि खाना है, पीना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं उन पर ध्यान है लोगों का और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं है। तो जब स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आउटर सर्कल से इनर सर्कल पर आना है। सबसे जो मेन हमारा काम होता है जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम आजकल भगवान को भी, जितने भी लोग मान रहे हैं, किसी भी धर्म को मान रहे हैं, तो उनका मतलब है कि मैं भगवान को पूछ के कुछ ले लूं बदले में। मगर एक्चुअली में भगवान किसी को कुछ नहीं देता। आपका भगवान आपके अंदर है, आपको खुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा, तभी भगवान देगा। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं ऐसी महाभारत की, तो महाभारत में भी जब युद्ध हुआ तो हम बोलते हैं कि कृष्ण जी एक ही बारी में युद्ध खत्म कर सकते थे, मगर उन्होंने करा क्यों नहीं? कृष्ण जी उस युद्ध को खत्म कर सकते थे। जो बहुत सारे अच्छे बच्चे थे, जो अर्जुन का बेटा था वो भी जिंदा रह सकता था, अभिमन्यु, मगर भगवान ने तो ऐसे मरवा दिया। एक्चुअली में भगवान हमारी सपोर्ट सिस्टम है, हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। हम उसके पाथ पर चल के हम अच्छी चीजें सीख कर प्रयास हमें खुद ही करना पड़ेगा, हमको चीजों में इन्वॉल्व खुद ही होना पड़ेगा, तभी हमको कुछ मिलेगा। अगर हम सोचे कि मैं मंदिर के आगे बैठा हूं, अगर भिखारी भी मंदिर के आगे बैठा है तो उसको भीख मांगनी पड़ती है, खुद कोई नहीं आता। जो किसी के पैरों में आजकल आप देख रहोगे पकड़ के 10 मिनट तक झंझोड़ेंगे, तब वो 20-50 हजार जो भी 200-150 रुपए देंगे वो देंगे। गलत है। तो भगवान का काम ये नहीं है कि वो आपको दे, ठीक है। भगवान एक हमारा बिलीफ सिस्टम है जिसको आपका एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। आप उसको मानोगे तो वो आपको देगा, और आप नहीं मांगोगे तो तब भी देगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रयास उसका निचोड़ है। अगर मैं सिर्फ भगवान को मानूंगा और प्रयास नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, और मैं अगर भगवान को नहीं भी मानूंगा और प्रयास करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कर्म ही धर्म है। ये श्लोक भी आपका भागवत में रखा हुआ है कि जब आप कर्म करोगे तभी वही आपका धर्म है। तो धर्म कुछ अलग नहीं है, तो धर्म सिर्फ कर्म है आपका। जी, अगर हम बात करें ऋषि मुनियों की जो पहले, तो उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी? मुझे क्या पता। नहीं, ये लोग हैं स्टोरी उन्होंने एक सेक्शन जवाब नहीं दिया। ये गरीब सर मैं आपसे बात करूं कि आजकल यंगस्टर जो जिम में जाते हैं और अपने को पहलवान दिखाते हैं, एक्चुअली मैंने देखा, ये पर्सनली मैं आपको बताऊं कि जब वो जिम में कुछ एक्सरसाइज कर रहा है और उसके बाद तो ये बॉडी उनकी, जब बाहर उनसे बोल रहे थोड़ा सा काम कर लो तो वो थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम देखें अगर, तो ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जो ट्रेन करते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। अगर हो सकता है हम उनको कोई जान वाला काम बोलेंगे तो उसको कर पाए, मगर हम लाइफस्टाइल में ऐसा कोई काम नहीं है, या है भी तो कि मान लो मैंने बहुत हैवी चीज को उठा के रख दिया, वो इस काम को कर पाएंगे। मगर जब हम एंड्योरेंस की बात करते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस की, आपको वेट के साथ कई देर तक काम करना पड़ता है। अगर आप मुझे बोलेंगे कुछ सामान नीचे से उठाकर ऊपर रख के आना है, तो मुझे उस हैवी लोड को लेकर 3 फ्लोर 4 फ्लोर ऐसे चढ़ना पड़ेगा। तो मेरी एंड्योरेंस भी काम आ रही है। तो एक बार उठाकर चीजों को साइड रख सकते हैं, मगर जब ऐसे कंटिन्यूएशन वर्क की बात आती है तो एंड्योरेंस में डेवलप हो जाता है।
तो इसीलिए जो ट्रेनिंग है वो गलत हो रही है। ट्रेनिंग गलत भी नहीं हो रही है, वो उनको लगता है कि वही ट्रेनिंग है, तो वो सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, मगर मस्कुलर एंडोरेंस पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट दे पाएंगे। जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग के लुक लगे, जो मैं हेल्थ कोच उसमें देखता हूँ, जो ट्रेनर होते हैं, क्या वो आपको लगता है कि वाकई में वो ट्रेंड सही से कर पा रहे हैं सामने वाले को? ये डिपेंड करता है कि किसी ट्रेनर की एजुकेशन कैसी है, उसने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, और वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोचिंग करवा रहे हैं या कुछ एजुकेशन भी उसमें इन्वॉल्व है। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो इंडिया में अभी ऐसा कल्चर नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो है, क्योंकि आप देखें कि कोई लाइसेंस नहीं बनता। एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि भाई हाँ भाई ये मेरे को बंदा कोचिंग करवा सकता है। और जैसे आप यूएसए में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, तो ये वहाँ पर कल्चर है, बट इंडिया में अभी ये कल्चर नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे कल्चर आएगा तो ऐसे लाइसेंस जब अप्रूव्ड हो जाएंगे तो जो ट्रेनर है वो भी ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जाएंगे और उनको वैलिड ट्रेनिंग करा पाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बात हुई कि यहाँ इतना कोई ज़्यादा आप कहाँ से उन्होंने क्या कहते हैं पढ़ाई की या कुछ सीखा, तो आजकल हम बात करें, इन्होंने लोगों ने इसको बिजनेस ही बना लिया है। उन्होंने कुछ पैसे लगा देना है और पता नहीं उसने ट्रेनिंग की है नहीं की है, लोग आ रहे हैं वेट लिफ्टिंग कर रही है, कहीं ना कहीं ये हानिकारक भी होता है। हानिकारक अगर देखें तो आप सब कुछ है, ठीक है। अगर हम योगा की भी बात करें तो हर इंडस्ट्री में आजकल कमर्शलाइजेशन आ चुकी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये कमर्शलाइजेशन आती जाएगी, हमारा मेन काम है कि हम उसमें अवेयर हों। अगर मान लो मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, मैं किसी जिम, मैं सीधी बात करता हूँ, अगर मैं आपसे कोई चीज़ खरीदने आया हूँ तो मैं अगर उसके लिए अवेयर नहीं हुआ तो आप मेरा बिल्कुल पागल बना सकते हैं। अगर मेरे में अवेयरनेस है तो आप मुझे कैसे पागल बनाएंगे? तो मेरा काम है कि मुझे अपने आप को पहले अवेयर करना और उसके हिसाब से चीज़ों को परचेज करना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम में ही कल्चर है, हर जगह ये कल्चर है कि आपको अगर पागल बना दिया जाएगा अगर आपके पास उस चीज़ की वैलिड नॉलेज नहीं होगी। तो आप भी अपने आप को थोड़ा एजुकेट करें, क्योंकि हमारा काम एक ट्रेनर का काम आपको ट्रेनिंग कराना, ठीक है, मगर उसके बेस पे आपको ही तो चूज करना है कि कौन सा ट्रेनर बेस्ट है, किस में नॉलेज है और किस में नहीं है। तो उसके लिए भी तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे जान चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मुझे पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता की पूजा करता हूँ। अगर मैं बोलूँ मुझे पैसा चाहिए और मैं हनुमान जी की पूजा करूँ तो नहीं हुआ। तो नहीं होगा। तो वैसे ही ये थॉट्स आप में कहाँ से आए? क्योंकि आपको बताया गया है कि लक्ष्मी माता पैसा देती है, सरस्वती माता एजुकेशन देती है, हनुमान जी पावर देते हैं। तो हमको वैलिड नॉलेज जब मिली, ठीक है, ऐसे वैलिड पॉइंट कहीं से पता लगे तो हमने आगे समझ पाए और हमने सही चीज की पूजा करी। तो वैसी ही सारी चीजें और वैसे ही सारे काम होते हैं। जी, अगर हम आजकल बात करें कि फिट बॉडी का मतलब क्या होता है, मसल्स या स्टेमिना? फिट बॉडी का मतलब है कि आप अपने सारे काम को कर पाएं, ठीक है, और आप अपने सारे काम को इजी वे में कर पाएं, तब भी आपके पास एक एनर्जी बची रहे, ताकि इमरजेंसी में आपको कुछ काम करना पड़े तो आप उसको इजीली कर पाएं। और आप मेंटली बहुत फिट हो, ठीक है। मेंटली मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी से तो आप फिट हैं, मगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो आपकी बॉडी भी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगी, ठीक है। आपकी साइकोलॉजिकल बिल्कुल बैंड बजी हुई है। बैंड मतलब कि आप डिप्रेशन मोड, एंजाइटी के फेज में रहते हैं हमेशा, तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को शांत करें, आप चीज़ों को समझें और धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। जब दोनों का बैलेंस बनेगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली, जब सब कुछ मिल जाएंगे इमोशनली, तब आप एक फिट पर्सन बनेंगे। फिजिकली सिर्फ दिख कि मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, वो फिट नहीं होता। आप भाग भी सकते हैं, आप उठ भी सकते हैं, आप आराम से बैठ भी सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं। ये एक फिटनेस का असली मायने है। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन क्या अगर जिम नहीं जाता है तो घर में रह के वो अपने को फिट रख सकता है? घर में आप अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं, बट आपको छोटी छोटी चीज़ें में बदलाव करना है। आपको अपना खान पान चेंज करना है। आपको जो ऐसे फूड्स हैं
जो प्रोसेस्ड फूड है उनको रिमूव कर कर आप अपने बेसिक फूड पर, बेसिक आहार पर आ सकते हैं। और आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप लिफ्ट का यूज़ ना करें, कहीं आपको जाना हो तो थोड़ा अपने पैरों का यूज़ करें, और आप थोड़ी बहुत 20-25 मिनट एक्सरसाइज कर ले। जैसे आप देखें कि पहले भी ऐसे ही होता था कि पहले लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करते थे, अपना काम करते थे खेतों का, तो खेतों का काम तो है नहीं, तो उस खेतों के काम को आप 20 मिनट एक्सरसाइज में चेंज करें। आपको सेम वही करना है, उठना है, बैठना है, उसको हम बोलते हैं स्क्वाट। ठीक है, आपको थोड़े से जंपिंग जैक्स कर लेने हैं, आपको माउंटेन क्लाइंबिंग कर लेने हैं। ऐसे 5-7 एक्सरसाइज के आप सेट बना लीजिए, आप इजीली उसको परफॉर्म करके आप फिट रह सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है कि व्यक्ति को इतनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन? ऐसा टाइम है कि आपको 40 मिनट्स के अराउंड, 40-45 मिनट्स अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये मोर देन इनफ है। आपकी बॉडी इससे बहुत फिट रह सकती है अगर आपकी डाइट भी एकदम बैलेंस्ड है, आप प्रोटीन का इंटेक करते हैं और कार्ब्स को थोड़ा न्यूट्रल रखते हैं। अगर हम बात करें सप्लीमेंट की जो मार्केट में आते हैं, क्या वो हमारे शरीर को कहीं नुकसान पहुंचाते हैं? सप्लीमेंट, हमको सबसे पहले ज़रूरत है कि सप्लीमेंट होते क्या है ये समझने की। सप्लीमेंट क्या है, लाइक मेरी बॉडी में विटामिन ए चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ऐसे बहुत सारे विटामिन चाहिए। मेरे को, मेरी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो मैं प्रोटीन की, अब प्रोटीन फूड में देखूँ तो मैं अगर वेजिटेरियन डाइट मिली तो मैं 100 ग्राम प्रोटीन खाने में मुझे बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेनी पड़ेगी। लाइक मुझे दाल बहुत सारी खानी पड़ेगी, रोटी बहुत सारी खानी पड़ेगी, दूध बहुत सारा पीना पड़ेगा। मगर मैं दूध नहीं पी सकता इतना सारा, मैं रोटी नहीं खा सकता। तो क्या हुआ, सप्लीमेंट कैसे बनाए गए, उन चीज़ों का जो असली चीज़ है, मतलब न्यूट्रिशन है, मूल आधार है उनका, वो उसमें से एक्सर्ट कर लिया, उसमें से निकाल लिया है और वो आपको एक फॉर्म में दे दिया गया। दूध जो वे प्रोटीन होता है वो क्या होता है, दूध से बनता है। तो दूध मैं इतना सारा नहीं पी सकता, तो उसको प्रोसेस कर करके वो छोटा एक स्कूप में डाल दिया। ठीक है, तो 25 ग्राम स्कूप आ गया, 30 ग्राम जो भी उसकी वैल्यू है। टैबलेट जो है, जैसे मान लो विटामिन डी है, सी है, जो भी है, मैं इतने सारे संतरे नहीं खा सकता, मैं इतनी सारी मिर्च नहीं खा सकता, आंवले नहीं खा सकता, तो थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल कर आपको टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में दे दिया, तो आप इजीली उससे, आपकी कन्वीनियंस के लिए है वो। तो बस यही थोड़ा सा है। तो आप सप्लीमेंट बिल्कुल ले सकते हैं, मगर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो ऑथेंटिक जगह से हैं या नहीं है, बस इतना सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करें एक दिन में एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी चाहिए होती है? एक दिन में अगर आपको, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितना भी आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, बीएमआई के नाम से, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पर अपनी एज डालनी होगी, अपनी हाइट डालनी होगी, और आपका कैसा लाइफस्टाइल है, कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मतलब पूरे दिन काम करते रहते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, मॉडरेट है, उसके हिसाब से तो आपको एक बेसिक कैलोरी मिल जाएगी, मेंटेनेंस कैलोरी, जो आप जब नॉर्मल काम कर रहे हो उसमें यूज होगी। वो हो सकता है किसी की 1500 हो, किसी की 1200 हो, किसी की 2000 हो, इस डिपेंड आपकी हाइट क्या है, आपकी एज क्या है, और आपका लाइफस्टाइल कैसे है। ओके, अगर इसमें कुछ, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने कहा एज एज डिपेंड करता है, और उसकी एज कोई अराउंड 15 के समथिंग है, तो क्या वो इतनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, कैलोरी को? बिल्कुल, आप किसी भी एज में आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, बट आपको एक, बस थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो खा रहे हैं बस उसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, आपको क्या चीज़ ज़्यादा लेनी है, क्या कम लेनी है, आपको अवेयरनेस, बेसिकली अवेयरनेस की बात है कि मुझे तला हुआ कितना खाना है, मुझे साधारण फूड कितना खाना है। ठीक है, बस आपको इनमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें कि जितना आप सिंपल खाना खाएंगे उतना आपको अच्छा फील होगा पूरा दिन। तो जितना आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी एनर्जी भी रहेगी आपकी बॉडी में, आप अच्छे से काम भी कर पाएंगे। मगर वहीं पर मैं अगर पूरे दिन में, मतलब रोज मैं छोले भटूरे खा लेता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ कुछ खाता हूँ, तो मेरी बॉडी, आप फिजिकली तो ऐसे हो ही रहा है कि आपका फैट बढ़ रहा ही हो रहा है, मगर मेंटली भी आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आप एक बेसिक फूड खाते हैं, अपना सिंपल डाइट खाते हैं, तो आपको अच्छा भी फील होगा और मेंटली भी आप बहुत अच्छा फील करें। स्ट्रांग रहेंगे। बिल्कुल। और जैसे बात करें कि आजकल आप 90% हम देखते हैं कि लोग पेट निकल रहा है, मोटे हो रहे हैं, उसका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण यही है कि लाइफस्टाइल उनकी। लाइफस्टाइल जो है, आजकल स्क्रीन पर पूरा टाइम जाता है। आप आजकल जॉब पे ऐसी हो गई है लोगों की, अपने स्क्रीन पे लगे रहते हैं। पहले क्या होता था कि आपको काम भी मेहनत ही करनी है, आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है जिसमें आप बैठे ही हुए हो।
आजकल क्या है, फोन पे सारी चीजें आ जाती हैं और इजी चीज हो गई है। जैसे मेरे को हल्की सी भूख लगी, मैंने 1 मिनट में जोमेटो कर लिया। पहले क्या होता था, मुझे भूख लग रही है, मेरे को मेहनत करनी पड़ती थी कि बना रहा हूँ, या बना भी हुआ है तो घर में बना हुआ है। अब क्या है, 1 मिनट में मोमोज आ गए, 1 मिनट में जो भी मतलब आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो आपको पता नहीं लग रहा, मगर आप ऐसे करते करते आपकी कैलोरी सरप्लस हो जाती है और उसकी वजह से आप ओवरवेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है आई थिंक। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली भी फिट नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपकी बॉडी फंक्शनिंग है अगर वही अच्छे से काम नहीं करेगी, आपके इंटरनल सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, आपके हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होंगे, तो आपका जो सोचने का तरीका है, जो ब्रेन फंक्शनिंग है, वो भी उससे बहुत ज्यादा हार्म होगी। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो उससे मतलब उसकी इतनी पावर नहीं रहेगी सोचने के लिए, काम करने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं, सुबह उठते हैं, आप अगर आप देखें नॉर्मली जो भी 9 8 10 बजे उठते हैं, वो सुबह 6 बजे उठना लग जाए और बस थोड़ी देर 10 15 मिनट मेडिटेशन करें और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, तो आप देखेंगे कि फिजिकली तो जो चेंज आ रहे हैं आ ही रहे हैं, मगर आपके जो ब्रेन की फंक्शनिंग में भी चेंज देखेंगे, वो आपको नेक्स्ट लेवल के दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपको एक तो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी, प्लस आपके जो हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज होंगे और आपकी फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। जैसे आपने बात की कि जो अनपढ़ लोग होते हैं उनकी सोच की क्षमता, जो मेंटलिटी वो थोड़ी सी कम होती है। और अगर हम बात करें कि लोग आजकल गांव में या शहरों में, कि जो लोग अमीर हैं वो लोग फिट रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है कि पहले हमारा शरीर है, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें हैं। एक बीच में जनरेशन टू जनरेशन हर बार ऐसा एक चेंज आएगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको पहले आराम चाहिए, तो आराम मिला उनको, उनको दिखा कि मैं एक समय तक आराम कर रहा हूँ, मगर उससे क्या हो रहा है, एक एज के बाद उनको डिसएडवांटेज मिल रहे हैं उसके, तो उनका शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा, फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे बॉडी की। तो जैसे जैसे वो चीजें आ रही हैं, उनको समझ आ रही हैं, तो वो सब अवेयर हो रहे हैं और वो अपने फिजिकल अपीयरेंस पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, मूवमेंट्स पे काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप कोविड के बाद देखेंगे तो ये ज्यादा हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद समझ में आ गया लोगों को कि आपका शरीर है तो सब कुछ है, आपका शरीर आपके साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कोविड का ये एक हम अच्छा वो मान सकते हैं, क्योंकि सब वो ढूंढते हैं उसमें कि डिसएडवांटेज क्या क्या हुई, गलत चीजें क्या क्या हुई। ये प्लस पॉइंट दे के गया है कि लोगों को अवेयर कर गया। कमेंट अवेयरनेस करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल। मैं इस बात को क्या कहता हूँ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके पास भले ही एक बार पैसे नहीं है तो चलेगा, अगर आपकी बॉडी फिट है तो सब कुछ है आपके पास। नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये नहीं है। शरीर है, पैसा नहीं है तो क्या कर लोगे। बट कहीं ना कहीं क्या कहता है, अगर शरीर स्वस्थ है तो पैसा ले जाएगा उधर। शरीर थोड़ा सा बेकार भी हो जाएगा और पैसा पूरा है तो चल जाएगा। मजदूरी के पास पैसा नहीं होता, वो वहीं रह जाता है, तो रहता है सर। तो फायदा क्या होगा उसका, पूरा जीवन तो मजदूरी में निकलेगा। अगर हम कोई यंगस्टर कोई ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो क्या वो नुकसान हो सकता है उसको कुछ उससे? नुकसान तब हो सकता है जब ओवर ट्रेनिंग में चला जाए, बट ओवर ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर ट्रेनिंग को आप ढंग से बैलेंस नहीं कर सकते। आप बैलेंस कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, आपका खान पान कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, और आप उससे चीजों को कैसे समझ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप भागते जा रहे हो तो भागते चले जाओ, आप कुछ कर देते जा रहे हो। आपको थोड़ा चीजों को बैलेंस करना है कि मुझे ये चीज रिकवरी है, ये ट्रेनिंग है, ये डाइट है, ये सबको बैलेंस करेंगे तो आप इजीली सब चीजों को आसानी से कर पाएंगे। ओके। अगर कोई व्यक्ति क्या कहते हैं सुबह में एक्सरसाइज करता है या फिर शाम को करता है, तो राइट टाइम क्या है एक्सरसाइज करने का? एक्सरसाइज का राइट टाइम है जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। वैसे रहता है कि आप अगर मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इवनिंग में आजकल ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद वर्कआउट करते हैं। तो वर्कआउट इवनिंग के टाइम आपको, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो स्लो होता है, वो सोने की तरफ जा रहा होता है। बट हम वर्कआउट करके उसको एक्टिव कर देते हैं, और एक्टिव करने के बाद आपको, जिन एक प्रॉब्लम सबको आ रही होगी जो इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, उनको ना लेट नाइट जो है वो नींद आ रही होगी, मतलब वो रात को लेट सो पा रहे होंगे। तो वो वर्कआउट की आपको इवनिंग में आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। तो ये आपको चेक करने की जरूरत है कि उसकी वजह से या और भी रीजन हो सकते हैं।
क्या फिटनेस का कोई शॉर्टकट है? फिटनेस का एक शॉर्टकट है कि आप 20 मिनट करें, 15 मिनट करें, मगर उम्र भर करते रहें। ये फिटनेस का शॉर्टकट है। आजकल हम बात करें सोशल मीडिया की, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि वो इतना फिट है, वो उतना फिट है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता है। तो क्या वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को डाउन करता है, डाउनफॉल होता है उससे? अगर हम बात करें कि हमें अपने शरीर को लेकर किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को अपने लिए स्वस्थ कर रहे हैं। मेरा अगर शरीर बिल्कुल फिट है, मैं बढ़िया हूँ, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। और आपका शरीर एकदम फिट है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। शरीर सबका अपना अपना है। तो आपको हो सकता है आपको थोड़े फैट परसेंटेज ज़्यादा में कंफर्टेबल पोजीशन आप महसूस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपको पूरे लाइफस्टाइल में अपने एप्स रखने हो, वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और आप उसको मेंटेन कैसे करना चाहते हैं। अगर मैं देखूं कि किसी का जिम का ही काम है, इन्फ्लुएंसर है, उनका काम ही है वो दिखाना। जो एक्टर्स हैं, जितने भी हैं, मॉडल्स हैं, उनका काम है शरीर को दिखा के अपनी अर्निंग करना, जो भी उनका बॉडी है या जो भी है। ठीक है, तो मगर हमारा काम है नहीं, जैसे हमारे जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन का ये काम नहीं है। तो उसको फिट रहने की जरूरत है, उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका काम ही वो है। आपका काम कुछ और से हो सकता है, आपका फाइनेंस का काम हो सकता है, आपका किसी भी रिलेटेड काम हो सकता है, मगर उनका वो काम है, इसलिए वो उस चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्या डिप्रेशन में फिट रहना मुश्किल होता है? अगर आप फिट हैं और आप अपनी चीज़ों को ढंग से लेकर जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो डिप्रेशन के होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, मगर अगर आपका डिप्रेशन फेज आ जाता है किसी का, लोग डिप्रेशन में अगर कोई है ऐसे, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपके ब्रेन को फंक्शनिंग में करने में हेल्प मिलेगी। आपके ब्रेन में हार्मोन रिलीज होंगे जो आप ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करवाने के लिए ब्रेन सेल को ऑक्सीजन मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी हुई है जिसमें देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी हुई है जिसमें देखा गया है कि जो सेशंस होते हैं उनसे ज्यादा इफेक्ट आपको वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी का पड़ता है। कि आप अगर फिजिकली एक्टिव रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ पाएंगे। क्या फिटनेस में आत्मसम्मान बढ़ता है अगर कोई फिट है तो? फिटनेस आपको अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए कॉन्फिडेंस देती है, मगर अगर वो कॉन्फिडेंस ईगो में बदल जाता है तो वो गलत है। किसी का अगर ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। मगर अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस गेन होगा। आप पूरी लाइफस्टाइल ऐसा फील करेंगे, हाँ, कि आप डम मोड में नहीं जाएंगे, आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे, तो आपको पुश देगा हर चीज करने के लिए। अगर हम बात करें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो ये अनफिट बॉडी का लक्षण है? अगर ये चिड़चिड़ापन है, ये बॉडी टाइप भी हो सकता है, किसी के इमोशन ऐसा हो, किसी की बॉडी कंडीशन ऐसी हो, और किसी का भी अगर हम देखें चिड़चिड़ापन या कुछ भी अगर किसी का ऐसा है, तो वो ऐसा नहीं है उसका खुद का होता है, वो उसके सराउंडिंग से क्रिएट होता है मेजरली। अगर आपकी सराउंडिंग बहुत बढ़िया, हैप्पी वाले, बढ़िया एकदम खुश लोग हैं, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप देखें कि कहीं पर मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, वहां पर जा रहे हैं, तो वहां पर लोग वैसे ही मिलेंगे। आप किसी बिजनेस सोसाइटी में जा रहे हैं तो बिजनेस वाले ही सारे लोग मिलेंगे। तो आपका जैसा इन्वायरमेंट होगा, आप में चीजें वैसे ही डेवलप होंगी। तो फिटनेस एक उसका आधार हो सकता है, मगर पूर्ण रूप से फिटनेस उस पर इफेक्ट नहीं डालती। क्या एक्सरसाइज एक थेरेपी है? एक्सरसाइज एक थेरेपी है, बहुत अच्छी थेरेपी है, जो आपको पूरी लाइफस्टाइल के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, आपको आपकी कहीं पर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप मूवमेंट कोई प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल उससे बहुत बढ़िया हो सकती है। वो एक बहुत अच्छी थेरेपी है। कि क्या बिना डाइट के फिट रहना संभव है? बिना डाइट सबसे पहले आप डाइट बोलते किसको, हमको ये समझने की जरूरत है। डाइट क्या कम खाना डाइट होता है? एक्चुअली में नहीं। कम खाने का मतलब डाइट नहीं है, एक अच्छा खाने का मतलब डाइट है। हमको अपने नॉर्मल बेसिक फूड पे अगर हम खाते हैं और हम नॉर्मली फिट रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज थोड़ी सी करते हैं, नहीं करते, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप बेसिक डाइट पर भी हैं और अपने जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा एक्टिव कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। अगर हम बात करें घर में अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है तो वो फिट है? घर में अगर कोई आदमी खाना खा रहा है तो डिपेंड करता है आप किस घर में पैदा हुए हैं।
आप पंजाब की साइड पैदा हुए हैं तो छोले भटूरे खाएंगे, आप हरियाणा की साइड पैदा हुए हैं तो आप रोटी सब्जी और ये सब खाएंगे, आप गुजरात में पैदा हुए हैं तो वहाँ पर घी वाली और ऐसी मीठी चीज़ें खाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके घर का खाना क्या है। घर के खाने में अगर बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं तो वो अनहेल्दी बिल्कुल है। तो घर का खाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए सही है। घर के खाने में कार्ब ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, ये आपको एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। पानी कम पीना थकान की वजह है क्या? बिल्कुल, पानी अगर आप कम पिएंगे तो आपकी बॉडी को फंक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपके सेल्स को वाटर नहीं मिलेगा, आपके एटीपी सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा। तो अगर आप अच्छे से पानी पिएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी और आप लो फील कम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा है तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होता है। अगर आप सबसे अगर मैं आपको एक रिकवरी का बहुत अच्छा गिफ्ट बताऊं पूरी धरती पे तो स्लीप है। आप जितना अच्छा सोएंगे तो उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी। आप देखना कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कुछ में, आप सो के उठेंगे तो आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों ही उस टाइम पर रेस्ट मोड पर हो। अगर कोई भी एक्टिव है, आपका सबकॉन्शियस अगर एक्टिव है तो आप रेस्टलेस ही महसूस करेंगे, फील करेंगे जब उठेंगे। मगर आप शांति से सोते हैं, ठीक है, तो आपकी बढ़िया रिकवरी होगी और आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर हम बात करें, अगर कोई सुबह में फल फ्रूट खाता है तो कितना लाभदायक होगा उसके लिए? बिल्कुल, आप अगर सुबह उठते हैं, आप ऐसे फल और ये सब खाते हैं, तो आप अपना जो डाइट है उसमें फल के साथ बस थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करें। कि मान लो ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि आपका वो पूरा दिन निकालेगा। जो भी आप खाओगे वो डिसाइड करेगा आपको दिन में कैसे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, इवनिंग में कैसे करनी है। तो अगर आप फल खाते हो या जो भी बढ़िया अगर डाइट है आपकी ब्रेकफास्ट, तो आपको बढ़िया एनर्जेटिक फील होगा। फिटनेस के लिए दर्द जरूरी है? फिटनेस के लिए दर्द, कौन सा दर्द? पहले दर्द में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको इंजरी वाला पेन है या सोरनेस है। अगर हम पहले सुनते थे कि नो पेन नो गेन, तो हमें समझने की जरूरत है जो आपने मेहनत करी उस मेहनत का दर्द हो रहा है या आपके किसी जॉइंट और लिगामेंट में इंजरी हो गई है। तो अगर वो सोरनेस है तो बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया भी एक लिमिट तक। अगर आपको ओवर ही सोरनेस हो जाएगी तो रिकवरी में ओवर ट्रेनिंग में चले जाएंगे आप धीरे धीरे, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। मगर अगर वो सोरनेस आप रिकवरी कर लेते हैं अगले सेशन तक, तो वो एक बढ़िया पेन है आपके लिए। वो बेसिकली सोरनेस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब जब वो जिम करते हैं तब तो बहुत फिट होते हैं, जब वो जिम छोड़ देते हैं कुछ महीनों बाद या साल बाद तो वो थकाऊ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? जब कोई भी जिम कर रहा होता है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसकी बॉडी में एक अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, उसकी मसल ट्रेन हो रही होती है। मगर वहीं पर जब वो ऐसी चीजें छोड़ देता है तो आप देखिए कि आपके जीवन से कोई चीज मिसिंग है, आपकी बॉडी को उसकी आदत है, ठीक है, तो आपने उसको हटा दिया अपने लाइफस्टाइल से, तो आपकी मसल में धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लग जाएगी। मगर बहुत टाइम बाद अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग करी है तो अगर आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो जो दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है वो आज से 10 साल पहले आ जाती, जो आज 10 साल के बाद आई है। वो वर्कआउट की हेल्प है, जो आपने पहले वर्कआउट किया उस वर्कआउट की वजह से आप इतने टाइम तक चल पाए। अगर आप वो वर्कआउट नहीं करते तो आपको जो अभी प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत पहले आ जाती। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो कितने लोग, मतलब इसको कितने परसेंट लोग क्या कहते जिम और फिट रहना चाहते हैं? अभी हम इंडिया कल्चर की बात करें तो इंडिया में परसेंटेज कोविड के बाद धीरे धीरे फिटनेस मार्केट उठ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। बट एक्चुअली में अवेयरनेस आ रही है मगर थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो फास्ट रिजल्ट दिखा रहे हैं और शॉर्टकट दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होएगी, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी, तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर जो व्यक्ति अगर जिम में वेट लिफ्टिंग ज़्यादा उठाता है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है क्या? जब आदमी वेट लिफ्टिंग करता है, अगर आपकी बॉडी मैकेनिज्म सही है और आप बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म के साथ कर रहे हैं और आपकी मसल उतना वेट लेने के लिए रेडी है, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। या आप 10% 15% बढ़ा के भी ट्रेनिंग करते हैं तो सही है। मगर आप बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर ट्रेनिंग करने की सोचेंगे, ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं बेसिकली उसको, तो वो आपको इंजरी दे सकती है और ऐसी इंजरी भी दे सकती है जो आपका पूरा लाइफस्टाइल खराब कर सकती है। अगर हम बात करें पहले जो
गर्ल्स हुआ करती थी पहले, एक्सरसाइज नहीं करती थी, और आजकल करने, ये ट्रेंडिंग में आ गया है। अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड में आ गया है। पहले की औरतें ज्यादा मेहनत करती थी, क्योंकि पहले की औरतें खेतों में काम करती थी, सर पे अपने सामान उठा उठा के ले जाती थी, भैंस होती थी, गाय होती थी। तो फिजिकल एक्टिविटी जब ये चीजें हटने लगी, तो फीमेल्स की लाइफ से फिजिकल एक्टिविटी हट गई थी। बट धीरे धीरे लोगों में जब अवेयरनेस आई, तो फीमेल्स भी जिम जा रही हैं, वो फिट हो रही हैं। तो ये कोई नया कल्चर नहीं है, बस इसकी फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन अलग वे में की गई है। बट समाज कुछ और नजर से देखता है। समाज का क्या है, समाज को तो हर चीज ही जहां पर उनको लग रहा है कि वो जिस भी इजी रूप में देख सकते हैं, जो भी उनको मजाक का तात्पर्य या ऐसा कोई भी उसका गलत मोटिव बना सकते हैं, वो उस वे में अपने तरीके से देखते हैं। मगर ऐसा नहीं होता। आप हर चीज में कुछ अच्छाइयाँ और बुराई होती हैं, तो आप सिर्फ बुरी चीजें ना देखें, उसमें 90% अच्छी चीजें हैं, 10% जो बुरी हैं उनको थोड़ा साइड कर दीजिए। अगर हम बात करें आपकी लाइफ स्टाइल पर, आपने पीएचडी कर रखी है स्पोर्ट्स इस पर, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी बॉडी को फिट रखें। आप पहले, सबसे पहले अवेयर हों और शॉर्टकट्स पे ना जाएं। जो भी आजकल शॉर्टकट्स आपको ऑनलाइन दिख रहे हैं, या आपकी जिम में आसपास में जो गुरुजी हैं, उनका किसी भी आइडिया लेकर आप किसी भी तरह की स्टेरॉइड, गोली, इनकी तरफ ना जाएं। आप अपनी मेहनत करें, अच्छा खाएं और मेहनत करें, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल का एक छोटा सा पार्ट है। आपका जीवन बहुत बड़ा है इससे। और आप ये सोच रहे हैं बॉडी बनाकर कुछ ऐसा अलग से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप बस फिट रहेंगे तो आपको ज्यादा मिल पाएगा, कम एज कंपैरिजन में जिनकी बॉडी इंजेक्शन या स्टेरॉइड या गोली खा के बनाई हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आप थोड़ा अवेयर रहें और अपनी मेहनत पर ध्यान दें, और अपने घर के खाने और डाइट और सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं बिल्कुल। तो इन चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें। कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सैम फिटनेस एकेडमी आप चलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। सैम फिटनेस एकेडमी आपको कोर्स करवाती है जो पूरे इंडिया में ऐसे जो फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, इनकी कोर्स कोई नहीं कराता। सिर्फ एक सैम फिटनेस एकेडमी है जो आपको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपीज प्रोवाइड करवाती है, वरना हर कोई 10-15 हजार रुपये प्रोवाइड करवाता है। हम आपको गारंटेड, अगर आप हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं तो 3 महीने में, 4 महीने में हम आपकी जॉब प्लेसमेंट 30,000 रुपये की करवाते हैं। तो कोई भी आदमी इस कोर्स को कर सकता है, जिसका फिटनेस में इंटरेस्ट है, जिसको अपने फिटनेस में करियर बनाना है। तो आप सैम फिटनेस एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप बिल्कुल कांटेक्ट कर ऑनलाइन, ऑफलाइन, आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं, आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपने फिटनेस पैशन को फिटनेस करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को जीवन बदला है, तो इस पॉडकास्ट को जो देख रहे हैं, जो आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, अगर वो चाहते कि आपसे मिलना चाहें, और वो ठीक है चलो आज ऐसी कनेक्टिविटी हो गई सोशल मीडिया से कि एक दूसरे से मिल लेते हैं, तो आपने किन किन लोगों के साथ काम किया है जो कि बड़े बड़े लोग हों? मैंने बहुत सारे आईपीएल प्लेयर्स, प्रो कबड्डी, यूएफसी प्लेयर्स, एमएमए प्लेयर, बहुत सारे एक्टर्स जो अमेजोन पे या मूवी बनाई हुई है जिन्होंने, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अब मैंने जी, जो लोग आपने इतना लोगों को बताया फिटनेस के बारे में कि फिटनेस कितनी हमारे जीवन में महत्व रखता है, तो बस मैं आपसे अगर दो बातों पूछूं कि आपने कहाँ से आते हैं और ये पढ़ाई आपने कहाँ से की थी? मैं बेसिकली, मेरा जो बोर्न है वो दिल्ली, हरियाणा बोर्न है। फिर मैं अराउंड फर्स्ट क्लास में दिल्ली आ गया था। उसके बाद मैंने अपना करियर एज एन स्पोर्ट्स पर्सन स्टार्ट किया। फिर स्पोर्ट्स में मैंने टाइकोंडो, जूडो और फिर वेट लिफ्टिंग, क्रॉसफिट, ये सब खेला। इंडिया में मैंने फर्स्ट रैंक बनाई क्रॉसफिट में, एशिया में 8, कई नेशनल्स खेले वेट लिफ्टिंग, टाइकोंडो, जूडो में भी, और मेडल भी बहुत सारी जगह पर हैं। और मैं एक सिर्फ इंडियन हूँ जिसने क्रॉसफिट में इंडिया में 8th रैंक बनाई 2018 में। उसके बाद किसी ने ये रैंक नहीं बनाई। फिर धीरे धीरे एजुकेशन में मेरा ध्यान आता गया। मुझे इंजरी हो गई थी, लोअर बैक इंजरी, तो एजुकेशन के उसमें मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, फिर मास्टर, फिर पीएचडी, ऐसे सारी एजुकेशन मेरी फिर वहाँ से। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण भाई।